हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल EWS में। EWS यानी एजुकेशन विद संजीव में मैं संजीव भंडार आपके सामने आज फिर एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। देखिए, अब से पहले जो मेरी क्लास थी वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार पर थी, जिनकी कुल संख्या 13 है। और आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार हैं, जिनकी संख्या 12 है। तथा साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये बेहतरीन क्लास। महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार, लेकिन ये वन्यजीव विहार केवल उत्तर प्रदेश के, जिनकी संख्या मैंने बताई आपको कुल 12 है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार हैं और जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। जब भी आप चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार देखें तो समझें ये गंगा नदी है और गंगा नदी के सहायक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा। और कर्मनासा की विशेषता यह है कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी कि इससे आगे जो है वो बिहार है और इससे पहले यूपी है। और इसकी जो सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा। और चंद्रप्रभा के किनारे पर ही और इसी क्षेत्र में ये जो वन्यजीव विहार है इसका नाम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो किस जिले में है? चंदौली जिले में। अच्छा, यहाँ से ये वाराणसी शहर है लगभग 70 किलोमीटर दूर। और वाराणसी के राजा यहाँ पर कभी शिकार करने आया करते थे और इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार निर्धारित किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। 3 प्रमुख नदियां बताई, गंगा के सहायक कर्मनासा और कर्मनासा के सहायक है चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। दूसरा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ऐसा कोई नहीं जो चंबल को नहीं जानता। चंबल नदी बहुत कारणों से फेमस है, लेकिन मैं 2-3 बात करूंगा। देखिए, चंबल की खास बात यह है कि चंबल नदी के किनारे राजस्थान का एक शहर है कोटा, और कोटा एक लोकसभा क्षेत्र है। तो वर्तमान हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं और पिछले भी जो लोकसभा स्पीकर थे वो दोनों एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम ओम बिड़ला था। और ओम बिड़ला कोटा लोकसभा सीट से जीतकर ही संसद में पहुंचे थे। और यह भी ध्यान रखें कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे ही है और चंबल राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है, यानी कि सभी नदियों का पानी सूख जाता है लेकिन चंबल का पानी कभी नहीं सूखता। और जब चंबल उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहीं पर आगरा, इटावा और औरैया क्षेत्र में एक हमें वन्य जीव विहार देखने को मिलता है जिसका नाम राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। यह भी ध्यान रखें कि यह वन्यजीव विहार जो है कुछ इसका हिस्सा मध्य प्रदेश के जिलों में भी फेमस है। आगरा से नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो आगरा के बाद मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये किसके लिए फेमस है? ये घड़ियाल के लिए फेमस है। उनकी विलुप्त प्रजातियों को और अच्छे से संरक्षण करने के लिए इसे डेवलप किया गया है ना। इसके बाद कैमूर। कैमूर के बारे में भी एक स्टोरी है। देखिए, कैमूर क्या है कि बिहार जो राज्य है उसका एक जिला भी है कैमूर, और बिहार का एक जिला भी है रोहतास। तो जो रोहतास और कैमूर जिले हैं, इन बिहार के प्रारंभिक जिलों से पहले के जो जिले हैं वे उत्तर प्रदेश के हैं, जिनका नाम क्या है? मिर्जापुर और सोनभद्र। और यहीं पर जो वन्यजीव विहार देखने को मिल रहा है वो कैमूर वन्यजीव विहार है। और कैमूर है तो नाम बिहार के जिले के नाम पर, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले इसमें आते हैं, तो ये ध्यान रखेगा। इसके बाद हस्तिनापुर, कौन नहीं जानता? हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, इसके बाद अमरोहा भी इसमें लिख लीजिए। अमरोहा प्रमुखतः इन जिलों में ये फैला हुआ है और बहुत फेमस है और सबसे बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी में है। देखिए, किशनपुर वन्यजीव विहार का नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी में ये फैला हुआ है। जैसे ही हम जो काली नदी देखते हैं उसके ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो हिस्सा है नेपाल तराइन का, वहाँ ये फैला हुआ है। इसके बाद कतरनिया घाट। देखो, बहराइच, वह व्यक्ति बहरा हो जाता है जिसके कान कतर दिए जाए, तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है, हालांकि ये 1975 में ये क्या किया गया? डेवलप हुआ। इसके बाद 1975 में डेवलप हुआ। उसके बाद 87 के आसपास इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अभी जब हम ये 4 टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तो उनमें इसका नाम आएगा। तो देखिए, हमने 6 पढ़े,
छोटी छोटी सी एक स्टोरी पढ़ी, इसके बाद हम 6 और पढ़ते हैं और हमारे खत्म हो जाएंगे। बहुत प्रसिद्ध है, इसकी जो स्टोरी है इसे भी सुन लीजिए। देखिए रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार जो है बेटे, रानी का जो चित्र है वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए रानीपुर वन्यजीव विहार भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्यटक नहीं आ पाते। बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट क्षेत्र में कि यहाँ पर हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, लेकिन आवागमन के साधन अच्छे ना होने के कारण, आवागमन के साधन अच्छे ना हो पाने के कारण यह कहा गया कि हम जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ये अभी टाइगर रिजर्व के बारे में भी हम रानीपुर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है बेटे, ये ललितपुर में है और इसे ललितपुर में 1977 में से डेवलप किया गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। लेकिन महावीर स्वामी अगर अभयारण्य आ जाता है तो गोवा याद रखेंगे, फिर गोवा में पहुंच जाते हैं, है ना, लेकिन अभी तो हम यूपी के पढ़ रहे हैं। इसके बाद सुहागी बरवा वन्यजीव विहार बेटे महाराजगंज में है, बहुत बढ़िया है। खास बात क्या है इसकी, इसकी खास बात यह है बेटे कि इसमें जो गंडक नदी है, गंडक जो नदी है वो इसके करीब ही है, यानी कि इसके बराबर में ये डेवलप है महाराजगंज में। और इसकी खास बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी खास बात जानना चाह रहे हैं तो देखो मैं इसकी खास बात बताता हूं। इससे नेशनल और इंटरनेशनल 2 बॉर्डर हम कवर करते हैं। कैसे? वो ऐसे करते हैं बेटे कि जैसे ये यहाँ महाराजगंज है, ये महाराजगंज है, महाराजगंज, और इसके ऊपर ये नेपाल की तराइन वाला क्षेत्र, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल नेपाल का क्षेत्र, और ये जो बिहार है ये स्टार्ट हो जाता है इसका क्षेत्र, यानी कि यूपी बिहार का बॉर्डर भी और यूपी नेपाल का बॉर्डर भी इस क्षेत्र में फैला हुआ है बेटे, जिसका नाम है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। और कौन सी नदी मैंने बताई इसमें? गंडक नदी के समीप से गुजरता है। इसके बाद सुहेलवा वन्यजीव विहार, तो सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है श्रावस्ती और बलरामपुर में है, बहुत फेमस है। कछुआ वन्यजीव विहार, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कछुआ वन्यजीव विहार जो है वाराणसी से, जो यहाँ लिख रहा है वाराणसी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, इसमें एक आपने प्रोजेक्ट सुना होगा जिसका नाम था गंगा पावर प्रोजेक्ट, नहीं उसका नाम था क्या बोलते हैं, गंगा एक्शन प्लान। उसका नाम क्या था? गंगा एक्शन प्लान, है ना, गंगा एक्शन प्लान। इसके तहत गंगा को स्वच्छ करना था। तो गंगा एक्शन प्लान जो था बेटे, उसके तहत जब कछुओं की संख्या को इसमें डाला गया है, लगभग 2000 से लगभग 5000 तक कछुओं की संख्या को क्या किया जाता है, पाला जाता है, 1 से 1.5 साल रखा जाता है, फिर इसमें छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी क्या है? आप जानते हैं कि वाराणसी में गंगा किनारे बहुत सारे अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जब शरीर का दाह संस्कार होता है तो जिन शरीर का अच्छे से दाह संस्कार नहीं हो पाता वो गंगा में बह जाते हैं, या कुछ ऐसे शरीर जिनका दाह संस्कार होता ही नहीं, उनको उनके कारण जो गंगा में अशुद्धि पैदा हो जाती है, उनको ये कछुए जो हैं शुद्धता के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए गंगा एक्शन प्लान को यही डेवलप किया गया। और ये एक ऐसा वन्यजीव विहार है जो कछुओं के लिए है। इससे आप नाव से भी जा सकते हैं, इसे देखने आप नाव से भी जा सकते हैं, तो बहुत फेमस है। इसके बाद सुर सरोवर वन्यजीव विहार आगरा में, कीठम झील मैंने आपको बताई थी, तो ये वही क्षेत्र है ना। तो ये जो आपने अभी देखे हैं, ये आपने लगभग 6 यहाँ वन्यजीव विहार देखे हैं और 6 यहाँ वन्यजीव विहार देखे हैं। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो जब मैं टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ तो दुधवा टाइगर रिजर्व, इसे आप पीलीभीत के साथ साथ आप इसे लखीमपुर खीरी भी लिखें, लखीमपुर खीरी, बल्कि लखीमपुर खीरी तो ज़्यादा लिखे क्योंकि ऐसे लखीमपुर खीरी में यहाँ फैला हुआ है दुधवा, है ना, ये जो दुधवा है ये यहाँ फैला हुआ है इस तरफ, और इस तरफ जो क्षेत्र है काली नदी बीच में है, इस तरफ पीलीभीत का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो है। तो थोड़ा सा हिस्सा इनका अटैच मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पीलीभीत लिखा हुआ है, नहीं तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसे आप लखीमपुर खीरी लिखेंगे, इसे आप पीलीभीत सेकेंडरी पर रखेंगे अगर ऑप्शन में लखीमपुर खीरी नहीं है। इसके बाद हम इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व तो देखें, दुधवा टाइगर रिजर्व से पहले ये दुधवा अभयारण्य था। सबसे पहली बात करूं तो 1958 में, मैं थोड़ा सा बता देने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, सबसे पहले 1958 में सोनारीपुर ये
अभयारण्य के रूप में डेवलप हुआ, जिसका नाम फिर 10 साल बाद दुधवा में कन्वर्ट कर दिया गया अभयारण्य। इसके लगभग 10 साल बाद ही 1977 11 साल बाद इसे बेटे नेशनल पार्क के रूप में गठित किया गया। और फिर लगभग 10 साल बाद 1988 भी ना कहो तो 1987-88 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बस ये मेरे काम की बात है, ना नेशनल पार्क कब बना ये मेरे काम की बात है, और ना शुरू में इसके क्या नाम थे ये मेरे काम की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दुधवा टाइगर रिजर्व कब बना, 1987-88 में, और किन दो क्षेत्रों को मिलाकर बना, तो मैं लिख देता हूं यहां, किशनपुर वन्यजीव विहार प्लस अभी हमने पढ़ा था कतरनिया घाट, इन दोनों को मिलाकर ही बिजनौर में, सॉरी इन दोनों को मिलाकर ही, बिजनौर ना पड़े, इन दोनों को मिलाकर ही ये बना था दुधवा टाइगर रिजर्व। कब, 1987 और 1988 में, याद रहेगा। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं अमानतगढ़। ये बिल्कुल बहुत अच्छी स्टोरी है अमानतगढ़ की, सिर्फ मैं बताना चाहूँगा। देखिए आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कभी कि ये हमारा इंडिया है, और जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ तो एक शहर चला गया हमारा कराची। कराची किसके पास चला गया, ये पाकिस्तान के। और इस पाकिस्तान के पास कराची जाने से हमारा बहुत बड़ा बंदरगाह चला गया, तो हमने यहाँ गुजरात में एक बंदरगाह कांडला डेवलप किया था। ये छोटी सी स्टोरी से ही आप इसे बिजनौर वाले को याद कर पाएंगे। जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो उत्तराखंड को मिला था जिम कॉर्बेट, और हमारे पास जो रह गया था वो हमारे पास अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व था ये हमारे पास रह गया था। तो बिल्कुल ये वही स्टोरी है, बस यहाँ हम इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं या नेशनल लेवल पर। यानी कि जब पाकिस्तान के पास कराची चला गया तो हमने कांडला बंदरगाह को डेवलप किया था 1948 में, 47 में देश आज़ाद हुआ उसके अगले साल ही। और ऐसे ही जब हमारे उत्तराखंड के पास चला गया जिम कॉर्बेट, तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हमारा जो है बिजनौर उत्तर प्रदेश में हमारे पास रह गया था, तो बहुत फेमस है। इसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अभी हमने बात भी की थी। इसकी हमने बात की कि इससे पहले आप कौन सा जिला रखेंगे, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी मैंने अभी बताया किसके लिए बेटे, दुधवा के लिए। और पीलीभीत तो प्योर पीलीभीत है। इसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर अभी चित्रकूट मैंने बताया था कि पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसके बारे में एक खास बात बताऊं, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश इसके नीचे है, एमपी स्टार्ट हो जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक, इस पन्ना टाइगर रिजर्व की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक बुक लिखी गई बहुत फेमस, जिसका नाम है जंगल बुक। और जंगल बुक के जो राइटर थे बेटे रुडयार्ड किपलिंग। बेटे रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी थी जंगल बुक, और ये जंगल बुक किसके ऊपर है, पन्ना टाइगर रिजर्व के। और पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर हैं वो किस में आ जाते हैं घूमते फिरते, रानीपुर टाइगर रिजर्व में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, चित्रकूट में। तो ये प्रमुख 4 हमारे टाइगर रिजर्व थे। देखो मैंने छोटी छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ घर कर जाए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, ना आपका ब्रेन ऐसा है कि एक एक चीज़ को आप रजिस्टर्ड कर पाएँ जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं। अब हमें उसे इमेजिनेशन की फॉर्म में देखना चाहिए, और बहुत अच्छे से जब हम उसे पढ़ेंगे, एक स्टोरी सी छोटी सी याद रहेगी हमें, तो हमारे सब कुछ चीज़ें याद रहेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बहराइच में कतरनिया घाट है, तो जिसके कान कतर दिए जाएं वो बहरा हो जाता है, तो बहराइच, कतरनिया घाट बहराइच। इस तरीके से भी आप इंटर रिलेट करें। बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन करके आए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे बूस्ट होगा। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी 10 से 15 मिनट की, और इसमें हमने 4 टाइगर रिजर्व को अपने कंप्लीट किया है और 12 वन्यजीव विहार को। तो अगली क्लास जो होगी वो इससे बेहतरीन होगी, आप वेट करते रहें। यूपी पुलिस से पहले जितना हमसे हो सकेगा हम ये सारी क्लासेस डालते जाएंगे। तो अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।